स्टार्ट। सभापति महोदय, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस अवसर पर मुझे देश के उन होनहार युवकों से बातचीत करने का मौका मिला है जो कि यहाँ पर उपाधि प्राप्त कर रहे हैं। दक्षिण भारत में जहाँ की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, गांधी जी के प्रयास और स्नेह से हिंदी के प्रचार का काम शुरू हुआ। गांधी जी एक महान नेता ही नहीं थे बल्कि एक दार्शनिक भी थे। उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक दिशा दी। आज़ादी मिलने के बाद जो हमारे देश के लिए बाधाएं बन सकती थी, उन सबके बारे में उन्होंने सोचा और उन्हें दूर करने का प्रयास किया। गांधी जी के प्रयास से ही दक्षिण में हिंदी प्रचार को आज़ादी के एक प्रमुख साधन के रूप में महत्वपूर्ण स्थान मिला। भारत की आज़ादी की लड़ाई में ऐसे अनेक साधनों का प्रयोग हुआ जो देश की एकता के लिए महत्वपूर्ण थे। इन साधनों में हिंदू मुस्लिम एकता, हरिजन समस्या, जातिवाद की समस्या और खादी की समस्या आदि प्रमुख थे। इन सब साधनों के साथ हमने हिंदी को भी माना। यह इसलिए आवश्यक था कि अपनी भाषा के बिना कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में लोगों में अनेक शंकाएं थीं कि दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध होता है, परंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के पहले और आज़ादी की प्राप्ति के बाद भी दक्षिण में कभी भी यह भावना पैदा नहीं हुई कि वे हिंदी का विरोध करें। कुछ राजनीतिज्ञों ने अपने स्वार्थ के लिए भाषा को एक राजनीतिक साधन के रूप में अपनाया और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। सूचना और समाचार माध्यमों ने भी इसे अपने व्यापार को बढ़ाने के एक साधन के रूप में लिया और कुछ लोगों द्वारा कही गई बातों को इस प्रकार जनता के सम्मुख रखा कि लोग समझने लगे कि यह दक्षिण की जनता की भावना है और वह हिंदी का विरोध कर रही है। ये ठीक है कि उस समय यदि तुरंत सारा काम हिंदी में करना आरंभ कर दिया जाता तो दक्षिण ही नहीं देश के अनेक भाषाभाषी लोगों को भी असुविधा होती। वास्तव में हिंदी को देश की एकता और अखंडता के लिए राष्ट्रभाषा बनाया गया था। उसे सभी भाषा भाषियों के बीच एक पुल का कार्य
करना था। अतः यह सोचना कि हिंदी को लागू कर हिंदी भाषियों को परेशानी में डाला जाएगा गलत था। अध्यक्ष महोदय, जो बिल हमारे सामने रखा गया है उसमें बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता है। इसको और भी अच्छे ढंग से यहाँ रखा जा सकता था। मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ और वह यह कि जब भी आवश्यकता हुई हमारे देश के मजदूरों ने कभी बलिदान देने से अपने को पीछे नहीं रखा। जब जब आवश्यकता हुई उन्होंने ऐसी व्यवस्था को स्वीकार किया जिससे देश का कल्याण हो। अभी हाल में जो समझौता हुआ उसे मजदूरों की बहुत बड़ी कुर्बानी समझनी चाहिए। जो उन्होंने की उसे उन्होंने स्वीकार किया, जो शायद साधारण स्थिति में वे स्वीकार नहीं करते, लेकिन फिर भी देश की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने स्वीकार किया। जब जब सहयोग देने की आवश्यकता हुई तो वे भी पीछे नहीं रहे। मेरा ख्याल है कि आज जो चीज़ सामने आई है, यदि विचार विमर्श करते तो उससे अच्छे ढंग से कोई रास्ता सोच करके उनको खुश कर सकते थे और अच्छा रास्ता निकाल सकते थे। श्रीमान, बहुत सारी बातें हुई लेकिन एक पहलू पर विचार नहीं किया गया जो मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। एक तरफ बात होती है कि लाभ हो तो बोनस मिलना चाहिए, बात सही है, लेकिन कल्पना कीजिए वैसी स्थिति कि जहां आप यह कहते हैं कि तुम कभी लाभ नहीं कमा सकते। मैं कोयला उद्योग की बात कहना चाहता हूँ। कोयले की कीमत निर्धारित करने के लिए एक समिति बनी थी। उसने कहा कि इनको अपना खर्चा चलाने के लिए कोयले का जो उत्पादन होता है उसमें आवश्यक है कि कोयले की कीमत बढ़ाई जाए। अभी भी कुछ बातें हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। यदि गंभीरतापूर्वक विचार करके यह बिल यहाँ रखा जाता तो और भी अच्छा होता। इसमें नियत की बात मैं नहीं कहता। अच्छी नियत से यह बिल लाया गया है और प्रयत्न किया गया है कि मजदूरों की सहायता हो। जो एक अव्यवस्था चल रही थी उसे दूर करने के लिए एक व्यवस्थित ढंग से नियम बनाया जाए जिससे सारे उद्योगों के मजदूरों को समान ढंग से बोनस मिल सके और उद्योगों में शांति स्थापित हो सके। इस बात की कोशिश की गई है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें रह गई हैं जिन पर विचार करना अत्यावश्यक है। आपने यह कहा कि पिछली बार जो बोनस का समझौता हुआ था उसमें
कुछ अधिक भी दिया जाता था। स्टॉप।